Hello my friends and viewers, this is Kavita Sharma from Purely Electrical. Today the topic is effect of AC on RLC series circuit, right? अब इसमें क्या होगा कि एक resistor R, inductor L और एक capacitor C all are connected in series and they are supplied with the AC voltage V, right? So हमने V voltage को apply की है, AC voltage. अब क्या होगा? Since the circuit is closed, current I will start flowing through it, right? So for drawing the phasor diagram, we have taken current as the reference vector, reference phasor, because current is common in all the three elements, right? So taking current as a reference vector, ठीक है. अब हमने करंट ड्रॉ कर लिया. Now we have to plot the voltages across each and every element, right? In case of pure R, it is in voltage is in phase with the current. In case of inductor, voltage leads the current by exactly 90 degree. In case of pure capacitor, voltage lags the current by exactly 90 degree. तो अब हम इनको प्लॉट करते हैं. So the drop across, let the drop across resistor is VR, which is equal to IR. Drop across L is VL and drop across C is VC. So अब हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज़ होती हैं. You can see my previous videos जहाँ पे मैंने प्योर R, प्योर L और प्योर C तीनों सर्किट्स को एक्सप्लेन किया है, राइट? तो वहाँ से हमने रिलेशन निकाले होते हैं. वहाँ से हमारे पास नई टर्म्स आती हैं XL एंड XC, राइट? सो XL इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज़ इक्वल टू L ओमेगा, वेर एज XC इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, राइट? अब हम इनके फेजर ड्रॉ करने के लिए अब शुरू कर रहे हैं, राइट? मेरे पास इन केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज इज इन फेज विद द करंट, तो हमने इसको सेम लाइन में प्लॉट कर दिया, राइट? आफ्टर दैट द करंट विल गो थ्रू इंडक्टर L, राइट? अब इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एग्जैक्टली 90 डिग्री. तो करंट यहाँ है और वोल्टेज 90 डिग्री लीड करा दी. दिस इज VL फेजर, राइट? अब VC it is going to be lagging behind the current by exactly 90 degree, क्योंकि हम प्योरली तीनों एलिमेंट्स के बारे में अलग से बात कर रहे हैं. बट हमने अब इसका इकट्ठा फेजर इसलिए बनाया बिकॉज दीज ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज. अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगी, राइट? अब मेरे पास क्या है, मेरे को रिजल्टेंट निकालने के लिए या तो मेरे पास ये दो वेक्टर्स होते तो मैं वोल्टेज यहाँ निकाल लेती. अगर ये दो वेक्टर्स होते तो मैं यहाँ निकाल लेती. नाउ वी हैव थ्री वेक्टर्स R, VL, VR, VL एंड VC, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एज दीज टू आर इन फेज ऑपरेशन टू ईच अदर. तो अगर मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से माइनस कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक वेक्टर रह जाएगा, राइट? अब वो कैसे करना है, या तो हमारा VL की मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगी टू दैट ऑफ VC, या फिर VC ग्रेटर होगा टू दैट ऑफ VL. अगर मेरे पास VL ग्रेटर होता है तो मेरा फेजर अपवर्ड बनेगा, राइट? और मेरे पास फेजर्स क्या बचेंगे, VL, VR और VL माइनस VC, बिकॉज VL इज़ ग्रेटर देन VC, राइट? अगर मेरे पास VC ग्रेटर होता है तो मेरे पास वेक्टर, ये वाला वेक्टर इसमें ख़त्म हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वैल्यू, मैग्नीट्यूड जरूर छोटा हो जाएगा बट इट विल बी बिलो, राइट? तो इस केस में हम कहेंगे कि ये लैगिंग वाला बन गया, जिसमें हमारे पास जो वोल्टेज होगी दैट इज़ लैगिंग बिहाइंड द करंट. इस केस में लीडिंग हो जाएगी, राइट? अब मेरे को रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान हो गया. आई हैव टू वेक्टर्स VR एंड VL माइनस VC, तो इसका रिजल्टेंट विल बी समवेयर है एंड लेट दैट बी V, राइट? अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, व्हेन VC इज़ ग्रेटर देन VL, कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप ज़्यादा है, तो क्या होगा, एक वेक्टर है VR, दूसरा वेक्टर है VC माइनस VL, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, नीचे की तरफ, एंड दिस विल बी V, राइट? अब दोनों केसेस में मेरे पास क्या बनता है, देखो अगर मैं इसकी वो लिखती हूँ, डेरिवेशन करते हैं, V यूजिंग हाइपोटेन्यूज थ्योरम ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? तो V की वैल्यू निकालिए. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्टेंट. V स्क्वायर विल बी इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, राइट? तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, राइट? और इस केस में क्या आ जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होती है वैल्यू, राइट? प्लस VC माइनस VL, ठीक है? अब देखो, चाहे तो ये हो टर्म, चाहे ये हो टर्म, आफ्टर सब्ट्रैक्शन चाहे ये ग्रेटर था चाहे ये ग्रेटर था, दोनों में से जो भी है ना, हमने अभी तो दोनों को अलग अलग से समझाने के लिए लिख दिया. अदरवाइज ये जो भी टर्म होती, इधर इट इज़ VL माइनस VC और VC माइनस VL,
ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको 2 फेसेस बना के दिखाए हैं। ठीक है, तो ये टर्म हमेशा से पॉजिटिव आ जाएगी, बीइंग इट इज स्क्वायर्ड। ठीक है, पॉजिटिव थी तब भी स्क्वायर रहेगी। अगर बड़ी वैल्यू पीछे रहेगी और हमने आगे छोटी वैल्यू लिख दी है तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का स्क्वायर इट इज़ अगेन गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो मेरे पास वोल्टेज आ जाती है इक्वल टू, अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ, राइट। सो लेट दैट बी आई आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी। हम इनमें से दोनों में से एक टर्म लिख रहे हैं, आनी पॉजिटिव ही है दोनों टर्म्स। ठीक है, तो इसमें से मैंने लिख लिया आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी होल स्क्वायर, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू, मैं लिख ही देती हूँ, चलो आई आर होल स्क्वायर प्लस आई एक्स सी माइनस आई एक्स एल होल स्क्वायर, राइट। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी मेरे पास करंट कॉमन आ गया, अंडर रूट में रह गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, और यहाँ से रह जाएगा v इज इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल, राइट, होल स्क्वायर। दोनों में से जो भी ग्रेटर वैल्यू है और दोनों ही पॉजिटिव आने वाली है, रिजल्ट विल बी सेम, राइट। तो मेरे पास ये वोल्टेज का फेजर आ गया, वोल्टेज की वैल्यू आ गई वी इज इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर या फिर एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि ईदर ऑफ द दीज टू टर्म्स, ठीक है, ये दिस कैन बी रिटन एज इम्पिडेंस, दिस कैन बी रिटन एज इम्पिडेंस। ठीक है, अब देखो मेरे पास अगर यहाँ पे इम्पिडेंस हो गई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, हाँ ठीक है, और यहाँ से इम्पिडेंस हो गई हमारे पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, राइट। तो ये टर्म नहीं मेरे पास नहीं बनी है, दैट इज इम्पीडेंस, इट इज़ कॉल्ड एज इम्पीडेंस। जबकि प्योर आर के केस में सिर्फ आई आर था, प्योर एल के केस में सिर्फ एक्स एल था, और प्योर सी के केस में वो सिर्फ एक्स सी था। ठीक है, जब हमने इम्पीडेंसेस निकली थी हमारे पास आर एल सर्किट में और आर सी सर्किट में, यू कैन सी इन माई प्रीवियस वीडियोज़। वहाँ पे मेरे पास जेड क्या निकला था आर एल सर्किट में, इट वॉज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल होल स्क्वायर, क्योंकि सी टर्म थी ही नहीं। ठीक है, और इधर से निकला था इन केस ऑफ प्योर आर सी सीरीज सर्किट z वॉज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स सी स्क्वायर, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्स एल टर्म ही नहीं थी। अब मेरे पास तीनों टर्म्स है, आर भी है, एल भी है और एक्स सी भी है, और एक्स एल एक्स सी हमने क्या किया, आपस में दोनों फेजेस को सॉल्व करके एक टर्म बना ली। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे अभी किया था। ठीक है, तो मेरे पास नई इम्पिडेंस क्या आ जाती है, इन दिस केस इम्पिडेंस आ जाती है मेरे पास, इम्पिडेंस की वैल्यू कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर और एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमने ये तो इम्पिडेंस निकाल ली, इस केस में इम्पिडेंस हमारे पास नई वैल्यू आ गई इम्पिडेंस की, राइट। अब इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है इस सर्किट में, अगेन P इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब मेरे पास वोल्टेज थी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट, एंड करंट इज, देखो अब करंट क्या होगा, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस सेम होता है, साइन ओमेगा टी होता है। इन केस ऑफ इंडक्टर माइनस फाइव होता है। इन केस ऑफ कैपेसिटर प्लस फाइव होता है। यू कैन सी इन माय प्रीवियस वीडियोस आर एल एंड आर सी सीरीज सर्किट वाले में, राइट। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब अगर मैं इसको करंट वाली इक्वेशन को लिखना चाहूँ, आई कैन राइट इट एज प्लस माइनस, दोनों लिख दिए, एक इंडक्टर भी हो सकता है, जो भी जिसका इफेक्ट ज़्यादा है। प्लस कब होगा, जब एक्स सी ग्रेटर था, ठीक है, और माइनस कब होगा, जब एक्स एल ग्रेटर होगा, राइट। जिसका इंडक्टर का इफेक्ट ज़्यादा होगा तो नेगेटिव, राइट, माइनस साइन आएगा। अगर कैपेसिटर का इफेक्ट ज़्यादा है, उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एक्स सी की, राइट, देन एक्स एल, तो हमारे पास प्लस साइन आएगा, राइट। अब मैंने इंस्टेंटेनियस पावर निकाली, मैंने क्या किया, दोनों वी एंड आई की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यूज लिख ली, वी एम आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव टोटली लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, सो उससे क्या होगा, एक 2 तो यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला यहाँ पे आ गया, और ये बन गया 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, राइट। अब साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं, इट कम्स आउट टू बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ बी ए प्लस बी। ठीक है, बाद में प्लस होता है, जब मैं इनको प्लस माइनस करूँगी तो देखो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस
ये माइनस है ना, माइनस ओमेगा टी, माइनस प्लस प्लस माइनस था वो माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। अब ये ओमेगा टी गोज ऑफ माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस 5, राइट। ये टर्म ऐसी रहेगी, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ओमेगा टी ऐड ऑन हो गया टू ओमेगा टी। मुझे निकालना क्या है, एवरेज पावर विच इज़ कंज्यूम्ड इन अ प्योर RLC सीरीज सर्किट, राइट। तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल, देखो अब ये मेरी एक टर्म है, कंप्लीट साइकिल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवर द कंप्लीट साइकिल 0 से 2 पाई तक मेरे को देखना पड़ेगा। देखो Vm इज़ कांस्टेंट, Im इज़ कांस्टेंट, 2 इज़ अगेन कांस्टेंट एंड फाई की भी कोई वैल्यू होगी, या तो ये लीडिंग होगा या लैगिंग होगा फाई, राइट। तो अगर ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट आ गई, कॉस ऑफ फाई मतलब कॉस 30 है, कॉस 40 है, तभी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो मेरी फर्स्ट टर्म है ये तो मेरी एक कांस्टेंट टर्म बन गई, राइट। वेयर एज जो मेरी सेकेंड टर्म बनेगी ना ओवर अ कंप्लीट साइकिल, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद 2 ओमेगा टी, राइट। इसमें ओमेगा टर्म आ गई। सो ओमेगा इज़ द फ्रीक्वेंसी, और किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास पावर क्या आ जाती है, एवरेज पावर कम्स आउट टू बी Vm/2 cos ऑफ फाई। अब मैंने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आई हैव ब्रोकन दिस 2 इंटू √2, तो Vm/2 Im/2 cos ऑफ फाई। तो ये क्या हो जाती है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 इज गिवन बाय RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। Im/2 this is RMS value of the current, right, into cos of phi. Now this, what is this cos of phi? Now this cos phi is power factor, right, and phi is the phase angle between voltage and current. ये हमारे पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं, you can go through those videos. चलिए, एंड phi इज़ द फेस एंगल, राइट। अगर हम इस फेस एंगल का कोसाइन लेते हैं देन इट कम्स आउट टू बी इट इज़ कॉल्ड एज पावर फैक्टर, राइट। अब हम आते हैं नया टर्म दैट इज़ इम्पीडेंस ट्रायंगल, राइट, इम्पीडेंस ट्रायंगल। चलिए, इम्पीडेंस ट्रायंगल वहाँ से ही बन जाएगा हमारा, जो हमने फेसेस बनाए थे ना, अभी 3 फेसेस बनाए थे, या तो हमारा फेसर ये वाला होगा नीचे की तरफ या फिर ऊपर वाला होगा। तो अब इम्पीडेंस जो अगर मेरे को फेजेस बनाने, मैंने जो वोल्टेजेस बनाई थी, दिस वाज VR, दिस वाज VL माइनस VC, दिस वाज VR VL माइनस VC, है ना। आई कैन शो यू, ये थे ना हमारे, ये दोनों फेजेस बनाए थे अभी हमने, राइट। तो इसमें हमने इफेक्ट शो करना था कि VL इज़ ग्रेटर हेयर, VAC इज़ ग्रेटर, राइट। अब दोनों के बिहाफ पे हमने क्या किया, एक इम्पीडेंस ट्रायंगल तैयार कर रहे हैं, R, राइट, करंट टेकिंग करंट एज कॉमन, तो मेरे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या बन जाएगा। और वैसे भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। इसका मतलब Z इज़ द हाइपोटेन्यूज, वेयर एज R एंड XL माइनस XC इज़ वन ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। तो अगर मैंने बेस ले लिया R, XL माइनस XC, अगर XL का इफेक्ट ज़्यादा है, राइट, तो मेरे पास इम्पीडेंस यहाँ आ जाएगी एंड दिस विल बी द फेज एंगल, राइट। अब दूसरा आता है हमारे पास कि अगर मेरे पास XC का इफेक्ट ज़्यादा है तो जो मेरा फाई है वो लैगिंग हो जाएगा और टर्म हो जाएगी XC माइनस XL, R XC माइनस XL, रिजल्टेंट विल बी Z एंड दिस इज़ द फेज एंगल बिटवीन दीज टू। अब अगर मेरे को यहाँ पे वो लिखना पड़े, कॉस फाई निकालना पड़े इसका, सो कोसाइन फाई इन दिस केस विल बी गिवन बाय, यस, R/Z होता है, सो यहाँ पे हो जाएगा अगेन से R/Z, कॉस फाई इज मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट, सो इट विल बी अगेन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज R/Z, सो पावर फैक्टर इज ऑलवेज R/Z। अब Z डिपेंड करेगा इन केस ऑफ प्योर L क्या था, इन केस ऑफ प्योर C क्या था, इन केस ऑफ RL सर्किट क्या था, RC सर्किट क्या था, और इन केस ऑफ RLC सर्किट क्या है, इम्पीडेंस इज दिस वैल्यू, राइट। अब हमने पावर फैक्टर भी निकाल लिया, इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बना लिया। अब हम कह रहे हैं कि फाई कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है और कब ज़ीरो है, ठीक है। यही जो अभी मैंने बोला था, जब हमारे पास XL इज़ ग्रेटर दैन XC, तो ये ऊपर की तरफ बनेगा वेक्टर, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का, जो XC और XL थे, राइट, इनका वेक्टर यहाँ पे बनेगा एंड फाई विल बी काउंटेड एज पॉजिटिव, ठीक है, फाई पॉजिटिव होगा। इन केस ऑफ XC इज़ ग्रेटर दैन XC, है ना, XC इज़ ग्रेटर दैन XL, तो फाई विल बी नेगेटिव। हम कहेंगे कि करंट इज़ वोल्टेज इज़ लैगिंग बिहाइंड द
लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय सम एंगल फाई, नहीं, ठीक है। इस केस में देखो फाई जो है ना, ये ना तो ये एग्जैक्टली 0 है ना ये 90 है, सो फाई इज लाइंग समवेयर बिटवीन 0 टू π/2, ठीक है। अब इस केस में क्या है, लैगिंग लीडिंग है, वोल्टेज इज लीडिंग, देखो इस केस में, ठीक है, जब फाई पॉजिटिव है तो वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय एग्जैक्टली बाय एन एंगल फाई, ठीक है, एंड वेयर फाई इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू π/2, क्लियर। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब अगर मेरे पास एक्सएल और एक्सी दोनों ही बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तीसरा केस ये भी हो सकता है, इफ़ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो मेरे पास फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो दो वेक्टर्स थे, एक ऊपर था एक नीचे था और दोनों आपस में कट हो गए, ठीक है, तो फाई कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। और इस केस में मेरे पास फाई की वैल्यू 0 होगी, पावर फैक्टर इन दिस केस विल बी इक्वल टू यूनिटी, ठीक है, ये यूनिटी हो जाएगा क्योंकि cos ऑफ 0 इज़ 1 एंड दिस विल बी द केस ऑफ प्योर R, ठीक है। इस केस में जितनी भी पावर कंज्यूम होगी इट विल बी बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है, एंड पावर फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी इन दिस केस। जब मेरे पास एक्सएल और एक्सी दोनों की वैल्यू बराबर होगी, फाई विल बी 0, टोटल करंट इज इन फेज विद द टोटल वोल्टेज, राइट। So I hope you like my video. Please like, subscribe and comment on this channel. Thank you.